अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हमें बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ फ्रेम में हमें ज्वाइन किया है मेजर मानिक एम जौली साहब ने, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं और हम उनसे एक दफ़ा पहले भी आप की मुलाकात हुई है और आपसे हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि क्या डेवलपमेंट हो रही है अफ़गानिस्तान में और किस तरह से सर उसको देखते हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान बहुत सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिससे लगता है कि वो तालिबान को बहुत पसंद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि तालिबान की गवर्नमेंट आ जाए। कहाँ तक ठीक है वो तो नहीं मालूम, लेकिन स्टेटमेंट्स कुछ इसी किस्म की हैं। लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं कि हमेशा से सुनते आए हैं कि जी 70,000 लोगों की जानें गई हैं इस अफगानिस्तान में जो है तालिबान की वजह से। पाकिस्तान में इनफैक्ट तालिबान ने 70,000 लोगों को मार दिया या उनकी जानें ले ली। ये बात बहुत बार पाकिस्तान ने कही है कि हमने वॉर ऑफ टेरर लड़ी है और हमने 70,000 जानें दी हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो फिर इस वक्त सपोर्ट क्यों कर रहे हैं उन्हीं लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान में 70,000 लोगों को मार डाला? बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। जी थैंक यू मैम, सर। नमस्कार। नमस्कार सर। आपने जैसे इंट्रो सुना मेरा, तो क्या देख रहे हैं सर आप, नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है? क्योंकि आज भी न्यूज़ आ रही थी कि इन्होंने और कुछ एरियाज जो हैं तालिबान ने वो भी कैप्चर कर लिए हैं। वहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि हाँ जी अब हम गवर्नमेंट बनाएंगे। पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि जी यहाँ पर बहुत लोगों की जानें गई और ऑफ कोर्स तालिबान की वजह से ही गई, तालिबान का नाम लिया जाता रहा है और अब यहाँ से सपोर्ट किया जा रहा है मुसलसल। तो कैसे देख रहे हैं आप इस सब चीज़ को? साथ ही अभी रिसेंटली जो है एक बस पे अटैक किया गया जिसमें चाइनीज थे और सी पैक के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनमें से 9 जो हैं, वैसे तो टोटल 13 लोगों की डेथ या हुई है लेकिन उनमें से 9 जो हैं वो चाइनीज थे। तो चाइना इसको अब किस तरह से लेगा, इसलिए कि वो चाइना में तो ऐसा कोई हाल है नहीं पाकिस्तान या हमारे जैसे कंट्रीज के जैसा कि अगर कितने भी लोगों की जानें चली जाएं परवाही नहीं होती, वो तो एक एक को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आपके ख्याल से चाइना इन सब चीज़ों को कैसे लेगा? तो थैंक यू मैम दोबारा से अपने शो पे बुलाने के लिए। तो सबसे पहले बस ब्लास्ट की बात करते हैं जिसमें 13 लोगों की जानी गई, जिसमें 9 चाइनीज़ और 4 पाकिस्तानी भी थे। सरप्राइजिंगली आपके मीडिया से स्टेटमेंट आ रही है कि वो मैकेनिकल फेलियर था। मैकेनिकल फेलियर में बस कैसे फट जाती है कोई नहीं समझ सकता। तो इट वाज ऑब्वियसली अ बॉम्ब ब्लास्ट। और जहाँ तक चाइनीज़ की बात है तो उनके पास दो रास्ते हैं। एक तो वो इसको बहुत स्ट्रांगली लें और कुछ एक्शन लेने की कोशिश करें, जिसके वो हालात में नहीं है। एक्शन लेने का मतलब है दैट दे गो एंड डू समथिंग ऑन ग्राउंड अगेंस्ट द पीपल हु आर डूइंग दिस, और वो कर नहीं सकते। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान इन दिस। और दूसरा है कि वो पाकिस्तान की बात मान लें और जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। और ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि इन द लार्जर गेम्स चाइना को भी पता है वो किस इलाके में घुसे हुए हैं, वो कहाँ पे अपनी सी पैक बना रहे हैं, सिटीज़ बना रहे हैं, पार प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। और अगर उनका अफगानिस्तान में घुसने का एम है, जो कि है, थोड़े दिन पहले पिछली बार भी हमने बात करी थी कि एक टेबल पर बैठकर चाइनीज़, पाकिस्तान और अफगानिस्तान रिप्रेजेंटेटिव्स ने बात करी। तालिबान ने स्पेशली आगे बढ़कर ये बोला कि चाइनीज़ जो भी यूगर मुस्लिम्स के साथ कर रहे हैं हमें उसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो है ये पाकिस्तान के द्वारा अरेंज की हुई डिप्लोमेसी है कि अफगानियों को भी ये बोलना कि आप ये बोल के चाइनीज़ को कंफर्ट दे दीजिए कि जो हम कह रहे हैं हम आपके साथ हैं और हम दोनों की सुलह हम करवाएंगे। तो पाकिस्तान जो है ये वही जो 80s का प्रॉक्सी खेलना चाह रहा है, और जो और उसके बाद जो अभी 2000 के बाद भी, कि किसी मेजर सुपर पावर को पकड़ के जो अपनी रीजनल नॉलेज और कनेक्टिविटी है उसको यूज करते हुए उनके लिए, ठीक है, यूएस के लिए एम था टेरर खत्म करना, सोवियत के लिए एम था, सोवियत आए थे अपना वहाँ पे इस्टेब्लिश होने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है चाइना का एम रहेगा एरिया कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, मेंटेनिंग अ टोटल कंट्रोल। अफगानिस्तान कोई ऐसा देश नहीं है जो इकोनॉमिकली इतना रिच है जहाँ से चाइना सोचे मैं इनको $10 दे के 15 कमा लूंगा, वो नहीं होगा। ये सारी गेम एक्सेस की रहेगी, एक्सेस रोड्स, एक्सेस पाइपलाइंस, ऑल दीज थिंग्स। तो इसमें जो है चाइना को ये भुगतना ही पड़ेगा।
और वो उसको डिनाई नहीं कर सकता। चाइना ने फिर भी स्टेटमेंट दी कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। उनके कुछ स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे कि टेररिस्ट अटैक है, ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, हम देखते हैं। लेकिन वो आगे बढ़ के पाकिस्तान से लड़ नहीं पाएंगे। रादर चाइना पाकिस्तान की दोस्ती या अलायंस इतनी पुरानी है कि जब 90s में आपने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, तब आपके रिप्रेजेंटेटिव जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो स्पेशली सिर्फ चाइना गए थे उनको इन्फॉर्म करने, परमिशन लेने, और किसी देश से उन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इन्फॉर्म किया था यूएस वगैरह को। रादर यूएस की टीम आई थी जिसको उन्होंने मना कर, बट अकेले चाइना था जिससे उन्होंने बातचीत। तो ये आज की दोस्ती नहीं है, काफ़ी पुरानी है, और इसको सिर्फ एक बॉम्ब ब्लास्ट के या एक बस ब्लास्ट से कोई मेजर इस पर इफेक्ट पड़ने नहीं वाला है। लेकिन चाइना के पास सिग्नल जो गया है वो पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान से गया है कि अफगानिस्तान को, तालिबान को सिर्फ एक व्यू से ना देखा जाए। जो भी लोग सोचते हैं तालिबान एक एंटिटी है, वो थोड़ी इट्स अ मिस्टेकन परसेप्शन, क्योंकि वो आपस में इतने बटे हुए हैं, इतने फैक्शंस हैं, इतने उनके जो अंदरूनी उनकी टीम्स हैं अलग अलग हैं। तो उनमें से कुछ चाहे चाइना को वेलकम करना चाहें, पर सारे नहीं करेंगे। अगर कल को चाइनीज़ वहाँ जाने को तैयार होते हैं, अपनी टीम्स भेजते हैं, अपनी कंपनीज भेजते हैं, तो दे कैन एक्सपेक्ट कि इस तरह के अटैक उन पर होंगे ही होंगे। क्योंकि अफगान पिछले 200-300 साल से आराम से लोगों को अंदर आना, अपना वेलकम करते नहीं है, राइट। बाई फोर्स भी अगर आप जाने की कोशिश करें तो यूएसएसआर के एग्जाम्पल से हम देख चुके हैं उनका क्या हश्र होता है। तो पाकिस्तान इसमें अगेन ब्रोकर बन के दोनों की सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए नंबर एक तो उन्होंने जो बस ब्लास्ट को बिल्कुल ही डाउन प्ले करा, और सेकेंडली आज कल की ही रिपोर्ट्स हैं, जैसे अब तालिबान बोल रहा है उन्होंने ऑलमोस्ट 85% एरिया पर कब्जा कर लिया है। तो 85 ना सी 50-60 भी सही, बट वो भी बहुत ज़्यादा है। 407 डिस्ट्रिक्ट जो उनके हैं उसमें से 195 पर उनका टोटल कंट्रोल है, और 126 में लड़ाई लड़ रही है। जो जगहें बची हुई हैं वो कुछ अर्बन सेंटर्स हैं, मेजर सिटीज़ हैं, जहाँ पर अभी फाइटिंग शुरू नहीं हुई है। लेकिन जो तालिबान कंट्रोल है डे टू डे बढ़ता जा रहा है। आज एक वीडियो आया था जिसमें, आज या कल, जिसमें उन्होंने जब बॉर्डर एरिया लिया, तो जब बॉर्डर पे इधर से तालिबान आए और इधर से सारी जनता पाकिस्तान से उनके सपोर्टर मिलके आके उनसे हाथ मिला रही है, और वो जो आपका गार्ड खड़ा था पाकिस्तान का वो भी उनसे हेलो कर रहा है। तो ये जो फेंसिंग है ये भी कुछ ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है वो होगा ही होगा। और जो पाकिस्तान अभी, जैसे आप बोल रहे हैं, पॉलिटिशियन सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिटिशियन वाह कर रहे हैं, वो उस उम्मीद से कर रहे हैं कि ये नंबर एक तो वे सोच रहे हैं कि अफगान इसको याद रखेंगे कि जब तालिबान आप अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, पीछे से हम आपको बहुत जोर से वाह कर रहे थे, और कुछ सपोर्ट भी दे रहे होंगे हम श्योर। उससे भी ज़्यादा वो इस होप में है कि जब ये सरकार बना लेंगे तो ये हमारे दोस्त बन के जो भी हम इनको कहेंगे वो ये करेंगे, और चाइनीज़ को हम यहाँ ला पाएंगे, और इस पूरे गेम में वी विल बी बेनिफिटेड फाइनेंशियली, और वी विल गेट सम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि अफगानिस्तान सुनता सबकी है, लेकिन एंड में करता वही है जो अंदर उसका दिल करता है। तो ये आने वाला टाइम ठीक नहीं होगा अफगानिस्तान के लिए भी, वायलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवन फॉर पाकिस्तान द वे जो वो कर रहे हैं इस हिसाब से। सर एक चीज, जो ये अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं कि हमने ये एरिया जो है वो कब्जा कर लिया है, इधर हमने कैप्चर कर लिया है, ये वो, तो ये क्या कंफर्म न्यूज़ है, या ये तालिबान, बहुत बार ऐसा होता है ना, लोग या इस तरह के ग्रुप्स जो हैं ये वैसे ही न्यूज़ फैला देते हैं लोगों को डराने के लिए, या अपना एक वैसे ही थोड़ा सा रूप डालने के लिए, या ये आप समझते हैं कि ये कंफर्म है कि इन्होंने इतना एरिया वाकई में कर लिया है, और अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि इनसे बचा जा सके, इनको रोका जा सके, या इनको ना गवर्नमेंट बनाने दी जाए? नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा जो होता है बताने के लिए कि आप अगर पहले अनाउंस कर दो, इलेक्शंस में भी लोग करते हैं, सभी पहले ही अनाउंस कर देते हैं हम जीत गए, तो जो सीरीज के इलेक्शन होते हैं फिर बाकी सीट्स पर फर्क। इट इज़ द सेम टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी लड़ाई में भी। अगर आप बाहर के इलाकों को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं तो लड़ाई ये मोराल की है। तो जो अंदर सैनिक बैठे हैं, जो काबुल में बैठे हैं या मिलिट्री स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर बैठे हैं, बेसिस पे बैठे हैं, वो हताश होना शुरू हो जाते हैं, वो दिल से ही हारना शुरू हो जाते हैं कि अब तो सिर्फ हम 500-700 रह गए, बाकी सारा देश तो गया।
तो जैसे ही ये तालिबान आएंगे वो हाथ खड़ा कर देते। ये पुराना, हिस्ट्री में बहुत पुराना एग्जाम्पल ये चंगेज खान करते थे। वो एक शहर का इतना बुरा हाल कर देते थे कि आने वाला अगला शहर पहले ही सरेंडर कर देता था कि हम नहीं लड़ रहे। ये वही टैक्टिक्स है कि आप अनाउंस करते रहो, तो चाहे 85 ना सही उन्होंने, लेकिन जितनी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जितने आर्टिकल्स हैं, जितने जर्नलिस्ट इसको कवर कर रहे हैं, सबका मानना है कि उन्होंने इतना एरिया, अगेन 85 ना सही 50-60 तो लिया ही है। पर ये सारा का सारा एरिया रूरल है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो एक्सटेंडेड एरियाज हैं, कुछ सिटीज़ हैं, पर जो आउटवर्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे वो डोमिनेंस ज़्यादा बना रहे हैं और अंदर की तरफ फिर आ रहे हैं। इसमें अब तक इनको रोकना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा। जो एक एज था अफगान आर्मी के पास, वो थी उनकी एयरफोर्स। जो तालिबान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, और आपके पास चाहे हजारों लाखों सैनिक हों, लेकिन आपके पास अगर 10 जहाज भी आप पे अटैक करने आ जाए, आप नहीं लड़ पाओगे। लेकिन मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, कुछ सीनियर एनालिस्ट को सुन रहा था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि अफगानिस्तान के पास तकरीबन 150 के आसपास जहाज और हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें जहाज, फाइटर जेट हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन हैं, मोस्ट सारे के सारे यूएस के दिए हुए मोस्टली। उसके बाद अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, पर उनके पास पायलट्स की बहुत कमी है। और तालिबान ने अभी क्या करा है, उन्होंने एक नया टैक्टिक्स लगाया, उन्होंने पायलट्स को मारना शुरू कर दिया। तकरीबन 7 से 10 पायलट वो पिछले कुछ टाइम में, जो अपनी छुट्टी पे थे, अपने घर गए हुए थे, किसी काम से बाहर थे बेस से, वो उनको असैसिनेट करते थे। और वैसे ही अफगानिस्तान के पास पायलट्स की बहुत कमी है। 150, 140, 150 जहाज के ऊपर आपके 500-700 पायलट होने चाहिए, क्योंकि शिफ्ट में काम करेगा, कुछ कैजुअलिटी हो जाएंगे, कुछ आपको कुछ स्पेशलाइजेशन की किसी चीज़ पर ही, किसी प्लेन पर ही होती है। लेकिन उनके पास सिर्फ 300-350 पायलट हैं। तो जो प्रेशर ऑन एयरफोर्स है, नंबर एक तो पायलट स्ट्रेंथ की वजह से, और दूसरी बात जो है, जैसे ही अमेरिका गया, और अब ये पूरा चला जाएगा, अफगानिस्तान की सारी एयरफोर्स अमेरिकन एमिनेशन, अमेरिकन मेंटेनेंस, इन पर डिपेंड करती थी। और जब ये कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से चले जाएंगे, तो थोड़े दिन में आप, जैसे एयरफोर्स में मेंटेनेंस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मेंटेनेंस ख़त्म हो जाएगी, एमिनेशन ख़त्म हो जाएगा। तो एक जो बहुत ही सॉलिड पॉइंट था अफगान आर्मी के पास एयरफोर्स का, उसको भी ये धीरे धीरे कैंसिल करते जा रहे हैं। और नेवी तो वहाँ एग्जिस्ट करती नहीं, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में फिर एयरफोर्स आपने कैंसिल आउट कर दी, आर्मी आप लगातार हराए जा रहे हैं। और जो तालिबान ने थोड़े दिन पहले एक बहुत ही ब्रूटल असैसिनेशन करा उनके 22 स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज का, वो एक तरह का वॉर क्राइम है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि तालिबान और आईसिस में इस मामले में कोई फर्क नहीं है जब वो अपनी ब्रुटैलिटी दिखाते हैं। उन 22 के 22 सोल्जर्स ने, जो अफगान आर्मी के सोल्जर्स थे, जो कि उनका जो कैप्टन था लीडिंग, वो इनके अफगान आर्मी के जनरल, सर्विंग जनरल का ही बेटा है। और जब तालिबान को बोलता रहा आप सरेंडर कर दो, हम छोड़ देंगे, तो वो सारे अपना हाथ ऊपर करके बाहर आ गए, क्योंकि वो सिर्फ 22-25 लोगों को भेजा था उन्होंने, एक पूरे छोटी सी टुकड़ी को भेजा था शहर को डिफेंड करने। एक तो स्पेशल फोर्सेस का यूज यूं नहीं होता है, पर फिर भी। और जब वो बाहर आए, उनको पॉइंट ब्लैंक सबको शूट कर दिया। ये ये वायलेंस जो है, ये फ्रस्ट्रेशन जो है, ये जिस तरह के तरीके से तालिबान देश को चलाने की कोशिश करेगा अब, वो बहुत ही ब्रूटल होने वाला है। अभी आज की न्यूज़ है कि उन्होंने जितने एरिया कैप्चर करे हैं, वहाँ पे सभी गांव से 15 से 40 साल की उम्र की सारी लड़कियों की लिस्ट मंगा ली है उन्होंने। ये लड़कियां सिर्फ तालिबान फाइटर से शादी करेंगी। या 15 साल की बच्चियां जो, या 40 साल तक की कोई विडो हो, तो वो, उनकी सोच जो है वो आम लोगों जैसी नहीं है। वो बिल्कुल ही अलग तरह से इस देश को चलाने के मूड में है, जो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। और इसमें अमेरिका की बहुत ज़्यादा गलती है, देखा जाए तो। लेकिन सर बाकी सब लोग चुप हैं, यूरोप से और अमेरिका से तो खैर जा ही रहा है यहाँ से, लेकिन बाकी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं वो कुछ बोल नहीं रही हैं। आपको लगता है कि अगर अफगानिस्तान में कुछ गलत गवर्नमेंट आ गई और कुछ इस तरह के काम हुए, पहले भी आपने देखा है कि ये किस तरह से फीमेल्स के साथ भी कैसे कोड़े मारते हैं और क्या क्या करते हैं, तो अगर और बाकी चीजें भी, जो ये जिस तरह से तालिबान का एक है इम्प्रेशन है उनका एज अ टेररिस्ट, उनको जैसे समझा जाता है, तो वो सिर्फ अफगानिस्तान तक तो नहीं रहेगा या सिर्फ पाकिस्तान तक तो नहीं रहेगा। अगर वो पाकिस्तान में भी बहुत जगह देखे गए, वो चीज पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो
इसको रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, सब बैठ के सिर्फ देख रहे हैं, ऐसा कैसे है? सबसे पहले तो अमेरिका जो हार के वहां से निकला है, उन्होंने अपना पूरा पल्ला झाड़ लिया वहां से, जो कि बहुत, जो कि आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दे कुड हैव डन टू अफगानिस्तान एज वेल एज द रीजन। यू नो, आप किसी किसी देश को वायलेंस की इस कगार पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसको एक अलग ही देश बना देते हैं, और उसके बाद एकदम उठ के चले गए। ये ना केवल उनकी हार है, मान ठीक है, लेकिन उनको ऐसे जाना नहीं चाहिए था। सबसे बुरा इसमें उन लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने सालों साल अमेरिका का साथ दिया था तालिबान के साथ या अलकायदा के साथ लड़ाई में। उनके ट्रांसलेटर्स थे, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनके बेस मैनेजमेंट वाले थे, उनके साथ लड़ने वाले थे। ये इनको सबको एकदम छोड़ के चले गए बिना बताए, वे एक रातों रात निकल गए। उसके बाद जहां तक स्टेटमेंट्स की बात है, इधर उधर से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कोई नेटो से दे रहा है, कोई यूरोप से दे रहा है, कोई आज पुराने प्रेसिडेंट अमेरिका के मिस्टर बुश ने आज ये स्पेशली स्टेटमेंट दिया था कि जो बाइडेन ने डिसीजन लिया है ये बिल्कुल ही गलत है। तो 2001 में जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने शुरू करा था, आज जो बाइडेन ने खत्म किया, लेकिन उन्होंने बोला कि जिस तरह से खत्म किया है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर कोई समझता है, लेकिन कोई भी इसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन हर कोई समझता है जैसे ही ये जगह खाली होगी, ये एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाएगा आईसिस और दाइश वगैरह के लिए, यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। और फिर वो लोग नहीं है जो यहाँ पे अपनी सरकार बना के खुश हैं। मतलब पहले अलकायदा ने वहाँ बैठे बैठे अमेरिकन एम्बेसीज पे अटैक कर दिए थे, फिर उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक कर दिया था, फिर दुनिया जहान में इधर उधर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं। तो एट सम कोर लेवल सब एक ही जगह से पनपते हैं, और अफगानिस्तान वो जगह बन जाएगा जो इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गढ़ बन जाएगा। अभी तक तो आप अपनी पसंदीदा सरकार के साथ इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अब तब अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अब तब सोचिए जब ये ऑपोजिशन के पास कंट्रोल होगा इसका, तब कहाँ फिर से आके कुछ ठीक कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ये रुक जाएंगे, इनके अटैक्स तो चलते रहेंगे, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन टेररिज्म। तो उनको जो अलकायदा फिर से रिसर्च हो जाए स्ट्रांगली, उसके बाद आईसिस आ जाएगा, तो ये लोग आपस में लड़ने के लिए थोड़ी बैठे, बाहर वालों से लड़ने का प्लान है इनका। तो आप उनको मौका दे रहे हैं वो करने का, ग्राउंड बिल्कुल वेकेंट खाली करके जा रहे हैं। तो दुनिया को एक्चुअली इकट्ठे होकर यहाँ पे कुछ करना चाहिए, और जबकि सैडली कोई कुछ कर नहीं रहा। और आने वाले टाइम में स्पेशली जो इमीडिएट नेबर्स हैं, ईरान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिज, ये जो भी सेंट्रल एशियन रीजन के नेबर्स हैं, और इवन इंडिया बाय एक्सटेंशन, इनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा ज़रूर। बिकॉज अगर ये रीजन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल छोड़ दिया जाता है, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब ग्लोबली इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, लेकिन बाय चॉइस कोई कुछ नहीं कर रहा है। आज भारत के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ताशकंद में हैं, और वो यूएस काउंटर पार्ट से, उज़्बेक काउंटर पार्ट से बैठ के मीटिंग, अभी शाम को उनका रिपोर्ट आई थी कि दे आर डिस्कसिंग कि अफगानिस्तान सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। बिकॉज इंडिया, पाकिस्तान, चाइना सबके सेंट्रल एशियन रीजन में बहुत इंटरेस्ट हैं, लेकिन अगर अफगानिस्तान खाली छोड़ दिया गया तो वो ऐसा होगा कि वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, उनका जो कंट्रोल है, और धीरे धीरे सबके इंटरेस्ट चैलेंज होते जाएंगे। तो इट इज टाइम टू डू सम एक्शन अगेंस्ट इट, एंड नॉट जस्ट रोज ये नहीं गिनते रहना चाहिए आज 85% ले लिया, आज 90% ले लिया, तो उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन मेजर साहब एक चीज़ मुझे बताइए कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि जी ये बड़े ज़हीन लोग हैं, और ये बड़े सादे हैं, बड़े, अब उनको अचानक से लगा कि ज़हीन लोग हैं, इनको ये भी लग रहा है कि ये वो तालिबान नहीं है जो 20 साल पहले थे। भारत भी वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके लिए भी बार बार कहा जा रहा है कि जी डूब जाएगी इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप मानते हैं कि ये कोई नए तालिबान हैं और ये उस तरह के नहीं है जैसे कि पहले, जैसे कहना चाहिए 20 साल पहले जो थे तालिबान, ये उनसे कोई फर्क किस्म के लोग आए हैं, या उसी तरह से हैं, वही कुछ इनकी एक्टिविटीज होंगी और उसी तरह का लोगों को तंग करना और परेशान करना और अजीब अजीब अपने रूल्स लेकर आना, यही कुछ करते रहेंगे? या आपको लग रहा है कि नहीं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं
ये कुछ कुछ चेंज भी लग रहा है आपको? अब आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब तो जो मुद्दे की बातें होती है वहां पे बात करना ही बंद कर देते हैं, तो उनका स्टैंड तो हर बात पे काफी अलग होता है। लेकिन तालिबान में कोई फर्क नहीं है। जो 20 साल पहले थे वो आज भी वही हैं, जो 25 साल पहले थे वो 30 साल पहले थे आज भी वही हैं। ऐसा ना उनकी सोच में फर्क है, ना उनकी वायलेंस में फर्क है, ना उनके काम करने के तरीके में फर्क है, ना उनकी एस्पिरेशंस में फर्क है। वो तब भी जो करना चाहते थे कंट्रोल में आकर आज भी वही करेंगे। वो तब भी उन्होंने बामियन बुद्धा गिरा दिए थे और आज अगर नहीं मिल गए वो आज भी गिरा देंगे। वो तब भी शरिया चाहते थे, वो आज भी चाहेंगे। वो तब भी कोड़े मारने में विश्वास रखते थे, अब भी करेंगे। वो तब भी उनका यही रूल थे, कोई औरत अकेले घर से बाहर नहीं जाएगी। वो अब भी रूल उन्होंने ऑलरेडी इम्पोज करना शुरू कर दिया। तो तालिबान में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। पाकिस्तान को हमेशा से अपने ये दोस्त लगते रहे, जो एक अगेन बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। तालिबान चाहे पाकिस्तान के साथ ज़रूरत की वजह से दोस्ती दिखाता रहे, लेकिन अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को पसंद करते नहीं है। वो कभी नहीं भूलते हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर इन्होंने ही हमें मारा था। वो ये अलग बात है कि अभी जो सिर्फ लड़ने वाला फैक्शन सिर्फ टीटीपी रह गया है, लेकिन आम अफगानी जिसके घरों पर गोले गिरे हैं, जहाँ पर ड्रोन अटैक्स हुए हैं, वो ये भूलते नहीं है कि ये बेस जो था इनका अमेरिका का, या अफगानिस्तान में था या पाकिस्तान में था। ये इनके लोगों ने इनको रास्ते दिखाए हैं, ये इनकी मिलिट्री ने पार करवाया। रादर भारत की तरफ उनका रवैया हमेशा ठीक रहा है। मतलब पुरानी सदियों से पहले कनिष्क राजा थे, गुप्ता थे, मौर्य थे, सिख थे। अफगानिस्तान पहले तो इंडिया का हिस्सा रहा है। इवन महाभारत में जो एक शकुनी होते थे, वो गंधार जो होता है वो पुराना कंधार ही है। तो उनकी बहन गंधारी जो धृतराष्ट्र की बीवी थी, तो उस हिसाब से हमारा कनेक्शन अफगानिस्तान से ना केवल पुराना है, बट ओवरऑल अफगानिस्तान में इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। पाकिस्तान की तो कहीं भी नहीं है। मतलब अफगानिस्तान तो अलग बात है, लेकिन और वो सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि आपने एक आउटसाइडर को सपोर्ट करा उनका घर तबाह करने में, तो वो कैसे भूल जाएंगे ये बात। अभी वो आपस में बिजी है। ये मतलब सबसे बड़ी बात इसमें ये है, अभी वो आपस में बिजी है। एक टाइम आएगा जब वो आपस में थोड़े फ्री हो जाएंगे, और फिर वो टीटीपी से बात करेंगे कि अब बताइए क्या करना है। और फिर ये जो आप मॉन्स्टर्स क्रिएट करे जा रहे हैं अपने बैकयार्ड में, ये वापस आपके पास ही आएंगे। मतलब आ तो गए ही हैं पाकिस्तान में। वो ये बस ब्लास्ट हो रहे हैं रोज आपके। पिछले हफ्ते आपके पाकिस्तान के 11 वो जो आई थिंक 7 soldiers and 1 officer killed and 4 मिसिंग इन एक्शन। दीज आर मेजर मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड आर्मी। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में चीज़ें आसान होगी। और फेंसिंग से कुछ नहीं होने वाला है। फेंसिंग से आप इनको तो बिल्कुल ही नहीं रोक पाएंगे। और सिर्फ इतना पड़ेगा कि अब तालिबान बेटर इक्विप्ड है, मोर एक्सपीरियंस्ड है, थोड़ी डिप्लोमेसी सीख गया है। और 20-30 साल पहले तालिबान थोड़ा रोबस्ट था, इनएक्सपीरियंस था, तो वो थोड़े बातों में जल्दी आ जाते थे। लेकिन इतने साल अमरीकियों से डील करके, पाकिस्तानियों से डील करके, नेटो फोर्स से डील करके उनको समझ आ गई कि हमारा बेनिफिट यही है और कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये ऐसे ही चलेगा, उनके हिसाब से देश चलेगा। और सर, इंडिया के साथ रिलेशन कैसा लग रहा है आपको तालिबान का? क्योंकि इंडिया ने तो इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, और जैसे आप कह भी रहे हैं, और जाहिर है इंडिया ने कभी अपनी बेस जो है वो मिलिट्री बेसिस ऑफर नहीं की यूएस को। तो उस लिहाज से तो खैर इंडिया गुड बुक में होगा। लेकिन फिर भी आप कैसे देख रहे हैं कि अगर तालिबान आ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया को कुछ भी ना हो और सारा कुछ पाकिस्तान में ही होता रहे, या चाइना में, या जो भी कंट्रीज साथ में है, कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ भी वो छोड़ेंगे तो नहीं, वो जो उनकी आदत है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या खतरा हो सकता है, और इस वक्त इंडिया को क्या करना चाहिए? ये पहली बात, इंडिया ने अपना जो स्टैंड है वो हमेशा नदन अलायंस दैट इज अगेंस्ट तालिबान रखा है, क्योंकि हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे बिकॉज दे वर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उनसे बात नहीं करते थे। अब इंडिया ने बातचीत शुरू करी है, क्योंकि नेचुरली अगर वो कंट्रोल ले लेते हैं, सरकार बनाते हैं, तो फिर आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते किस देश में कौन सरकार बनाता है, लेकिन आपको उस देश से बात तो करनी पड़ेगी। बट ओवरऑल पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स में इंडिया ने कभी इंटरफेयर किया नहीं है। आई थिंक द ओनली टाइम मेजरली इंडिया ने कभी इंटरफेयर किया था तो उनके एक पुराने पॉलिटिशियन और उनके
स्पाई मास्टर और होते थे सरवारी, जिनको इंडिया ने काफ़ी दिन जेल में रखा था क्योंकि वो नजीबुल्लाह के अगेंस्ट जो कू होने वाला था उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे थे। तो यमन के थ्रू इंडिया आए, इंडिया से काबुल जाना था, उनको इंडिया में ही धर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। और नजीबुल्लाह की सरकार को इंडिया ने सपोर्ट करने के लिए ये एक्शन लिया था। वो एक पहली बार और इंडिया ने मेजरली एक्शन लिया था इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ अफगानिस्तान में इंटरफेयर करने के। लेकिन उसके काफ़ी सालों बाद यही मिस्टर सरवारी को वॉर क्राइम्स के अंडर अफगानिस्तान में ही एग्जीक्यूट कर दिया गया था। अदर देन दैट इंडिया ने एक्टिवली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं किया है कभी अफगानिस्तान में। तो वी हैव अ रेपुटेशन कि ये लोग अपने काम से काम रखते हैं। और उसके अलावा इन्होंने 17-18 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं सड़कें बनाने में, स्कूल बनाने में। अफगानिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं, अफगानिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं, और यहाँ आते हैं तो उनको बहुत वेलकम मिलता है। जो हम सब ने देखा हुआ, एकेडमीज में आते हैं, उसके बाद बड़े कोर्सेज के लिए आते हैं। आई एम श्योर पाकिस्तान भी आते होंगे, लेकिन जो हमने देखा है तो द ओवरऑल इम्प्रेशन दैट वी गेट एंड दे हैव कि इंडियंस आर गुड पीपल, वो आर नॉट इंटरेस्टेड हमारे देश पे किसी भी तरह का कंट्रोल करने का नहीं है। जबकि पाकिस्तान का ये एजेंडा थोड़ा ऑब्वियस हो जाता है कि चाहे वो अमेरिका के साथ मिलके हो, चाहे अपनी अलायंसेस बना के हो तालिबान के फैक्शंस के साथ, चाहे उमर को शरण देकर हो, चाहे उसामा को शरण देकर हो, कुछ भी करके हम किसी ना किसी तरह कनेक्टेड रहेंगे ताकि ये हमारी जो वही पुरानी बात जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है अफगानिस्तान वो बनी रहे। हम किसी तरह इनको कंट्रोल करते रहे। पाकिस्तान के मन में एक, पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनमें एक थोड़ा सा वो एरोगेंस है। वो अपने आप को पढ़े लिखे, स्वाफ, बड़े मॉडर्न स्ट्रेटेजिस्ट समझते हैं, और तालिबान को समझते हैं ये जंगल में भटकने वाले बंदूक लेके इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमेशा सबक सिखाया है पाकिस्तान को, और वो फिर भी नहीं सीख रहे आप कि यहाँ से हमें लेसन ये लेना चाहिए कि वी शुड ट्रीट देम एज इक्वल्स, नॉट समबडी जिसको हम टेक्निकली बेवकूफ़ बना के इनका यूज़ कर पाएँ। और ये बात अब तालिबान को भी समझ आ गई है। ये बात उनकी सरकार को तो समझ आ ही गई थी, पर सबको आ गई है। जहाँ तक इंडिया के लिए खतरे की बात है, नेबरहुड में इतना वायलेंट रजीम होना, इतना वायलेंस होना, इस तरह की रेडिकलाइजेशन होना किसी के लिए भी ठीक नहीं होता। और चाहे अब इमीडिएट नेबर ना हो बिकॉज ऑफ द अभी जो रियलिस्टिक मैप हैं, टेक्निकली तो हमारा मैप है उनके साथ, लेकिन एक चीज़ जो नहीं होगी वो होगी इन्फिल्ट्रेशन थ्रू अफगानिस्तान इनटू इंडिया। इसका डर किसी को नहीं है, ना भारत को है, ना भारत की फौज को है। अभी कोई कितना ही तालिबान हो, वो हिंदुस्तान में नहीं घुस सकता है, ये बात पक्की है। सेकेंडली, अगर वो होगी तो वो पाकिस्तान के थ्रू होगी। वो बॉर्डर भी हमारे सील हैं। इन्फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट ये पहले का 90 नहीं है कि धोखा दे के टेररिस्ट अंदर घुस के जब हम बॉर्डर खुले छोड़ के बैठे हुए थे, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा थ्रेट ये आता है कि इंडिया के इंटरेस्ट के लिए जो थ्रेट है वो सेंट्रल एशियन रीजन में है। अगर तालिबान उधर घुसना शुरू हो गए तो वो इंडियन एसेट्स को हार्म कर सकते हैं। तो उसके लिए डिप्लोमेटिकली ही सोल्यूशन ढूंढा जाएगा, इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होगा, जो कि अभी आई थिंक एक्टिवली इंडिया इज वर्किंग ऑन इट। इन सबको मद्देनजर रखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है तालिबान से इंगेज जरूर करेगी कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाएं, आप अपने देश को जैसे चलाना चला रहे हैं, आपके पाकिस्तान से जो इश्यूज हैं आप उनके साथ सॉल्व करें, आपके तजिकिस्तान से इश्यूज हैं आप सॉल्व करें, लेकिन हम आपको अच्छी बातों पे साथ देने के तैयार हैं और गलत बातों में आपके साथ नहीं है। ऐसा स्टैंड इंडिया को रखना चाहिए और रखेंगे। और इस कारण देयर इज नो इमीडिएट थ्रेट टू इंडिया पर से ऑन एक्सेस वाइज कि वो इमीडिएट उसका स्पिल ओवर इंडिया में आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये कि सर वही है कि देखते हैं कि आगे क्या इसकी शक्ल निकलती है और किस तरह से तालिबान इन सब चीज़ों को लेकर चलते हैं, क्योंकि ये तो तालिबान अभी सॉरी, बस एक चीज़ मैं पिछले में बोलना भूल गया कि तालिबान खुद अभी इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं। मतलब इसको आप थोड़ा सिमेट्रिकली समझ, तालिबान पाकिस्तान से काफ़ी नाराज़ हैं, स्पेशली लेट्स से टीटीपी, राइट, वो तो हैं ही हैं। जो बाइडेन जिसको ये बोलते थे कि थोड़ा भला करेंगे इसी रीजन का, ये वो उन्होंने कुछ नहीं किया,
उन्होंने अफगानिस्तान से अपना पूरा फौज हटा ली और आज 6 महीने हो गए उन्होंने इमरान खान को फ़ोन भी नहीं किया। तो आपकी डिप्लोमेसी वहाँ भी काम नहीं कर रही है। जबकि ये वही जो बाइडेन है जिनको आपकी सरकार ने 2008 में हिलाल पाकिस्तान इतना बड़ा अवार्ड दिया था, क्योंकि इन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर नॉन मिलिट्री ग्रांट अप्रूव करवाई थी 2008 से 14 के लिए। ये वही है जो बाइडेन, इनके बारे में कहा जाता है जब ओसामा बिन लादेन पे अटैक होना था तो ये इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को अपनी पिक्चर में लिए हुए ये ना किया जाए। तो जो आदमी इतने सालों से आपको सपोर्ट करता आ रहा है, जिसके सपोर्ट की वजह से तालिबान पे एक्शन हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखा जाएगा कि इनकी आपकी जो अलायंसेस कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ थी। तो शायद ही कोई चीज़ है जो इस टाइम पाकिस्तान के फेवर में काम कर रही है, और इसीलिए शायद आपके जो मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जनरल हैं, वो ज़ोर शोर से बोल रहे हैं शाबाश तालिबान, क्योंकि कहीं पे उनको लग रहा है कि इस चीज़ के लिए मेकअप करा जाए जो आज तक हमने इनके साथ किया। अब ये वापस आ गए तो शायद वो हमें हमारी तरफ भी रुख कर सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आई होप कि हम इस पे ऊपर एक नज़र रखेंगे और आपसे बात करते रहेंगे नेक्स्ट वीक भी, आप जो भी नई डेवलपमेंट्स होंगी। बाकी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इमरान खान साहब को मतलब फ़ोन ना करना क्या, फ़ोन उठा भी नहीं रहे। लेकिन हमें आदत है सर, फ्रांस के प्रेसिडेंट भी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, इवन मोदी जी ने बड़े दिन फ़ोन नहीं उठाया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती इमरान खान साहब के फ़ोन क्यों नहीं उठाते ये लोग। अब आपका नेटवर्क ठीक नहीं है हर तरह से, मोबाइल का भी और वैसे भी। ठीक है। हाँ सर, वही ना, अब हम फोन हम कर रहे हैं, पैसे तो हमारे खर्च हो रहे हैं, फिर भी फोन नहीं उठाते ये लोग। अजीब है सर, थोड़ी सी तो तमीज होनी चाहिए। खैर, मोदी जी ने बाद में कांटेक्ट कर लिया था मेरा ख्याल है। लेकिन बाकी यूरोपियंस, अमेरिकन को तो आपको पता ही है ना किस तरह के लोग हैं, ना फोन उठाते हैं, ना ही कॉल बैक करते हैं। मिस कॉल तो देखी होगी, लेकिन फिर भी नहीं किया। लेकिन आई होप के इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे और कुछ ना कुछ जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। क्योंकि खैर, मजाक अपनी जगह, लेकिन ये कि क्योंकि पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान या भारत पे नहीं। तो इसके लिए जो है सबको मिलके ही इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और इसको देखने की ज़रूरत है कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान में तो खैर 70% लोग, अक्सर लोग कहते हैं कि 70% लोग ऐसे हैं जिनका माइंड जो है वो अभी भी कुछ तालिबान टाइप का ही हो चुका है। तो हम देखते हैं कि वो बड़े सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, पता नहीं किस चीज़ के ढोल बजा रहे हैं। और उस वक्त ये लोग भूल जाते हैं कि जो बार बार ये कहते थे कि 70,000 लोगों की जानें गई हैं, तो वो तालिबान ने ही मारा था, किसी और ने नहीं। लेकिन हम फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद रखते हैं कि कुछ बेहतरी की तरफ जाए और हमें कोई अच्छी न्यूज़ भी सुनने को मिले। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, जय थैंक यू, हिंद। फिर थैंक यू। मिलेंगे। फिर मिलेंगे सर।